देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन रेडियो एक्टिव प्रदूषण के विषय में सही है। ये आपको इन सभी कथनों में से या जो ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसी में से बताने का प्रयास करना है। इसके साथ ही नीचे सही कूट का चयन करके आपको इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसको आपको समझना है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के विषय में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो रेडियो एक्टिव प्रदूषण के बारे में आप सभी जानते हैं, जब हम परमाणु परीक्षण करते हैं तो उन्हीं परीक्षणों के फलस्वरूप जैसे कि कोई पोल्यूशन निकलता है, जैसे गाड़ी हम चलाते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं तो उसमें से अपशिष्ट के रूप में गैस निकलती हैं। उसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अपशिष्ट के रूप में जिसका निस्तारण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी प्रकार से जब हम परमाणु परीक्षण करते हैं तो उसमें से रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ये जो है आपके अंदर जो है कैंसर जैसी समस्या को उत्पन्न कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ पशुओं में आनुवांशिकी बदलाव उत्पन्न कर सकते हैं और मनुष्यों में भी ये आनुवांशिक बदलाव करने में पूरी तरीके से सक्षम है। ऐसा नहीं कि पशुओं में ही केवल कर सकती हैं। और चौथा जो आपका यहाँ पर दिया गया है, यह कैंसर का कारण भी बन सकती है। तो पहला और चौथा आपका सही होगा यहाँ पर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया गया है। याद रखना है आपको, और भी कई सारे कारण हैं यहाँ पर। कैंसर का कारण बनता है, कैंसर का कारण जो है सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, यानी कि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, अगर वो भी धरती पे आती हैं तो स्किन संबंधी कैंसर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जो आपके शरीर के अंदर जाती हैं और कोशिकाओं को क्या करती हैं, आपस में गुच्छे की तरह, मतलब जो ब्लॉकेज की तरह हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है और ये गंभीर समस्या है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होता है और रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पर पहला और चौथा आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपने देखा था कि जो परमाणु बम का इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा जो है जापान पे किया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो आज भी वहाँ पर जेनेटिक बदलाव यानी कि जो विकलांग रूप से बच्चे पैदा देखने को मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना गंभीर है। उस समय वो परमाणु बम गिराया गया था, लेकिन अभी भी वर्तमान समय में जेनेटिक, जैसे कि अभी अनुवांशिकी रूप से हमने बात किया, तो आज भी विकलांग यानी उस रेडियो एक्टिव पदार्थ से विकलांग बच्चे पैदा होते हैं वहां पर। तो आप समझ सकते हैं कितना ये खतरनाक होता है। तो आई होप कि आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कमेंट बॉक्स में बताया, क्योंकि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले किसी भी कारणवश आपको तैयारी करने के लिए समय नहीं मिल पाया है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि आईएफएस इंस्टीट्यूट के तरफ से जो है 6 आवर्स नॉन स्टॉप जेआरएफ की फ्लाइट क्लास जो है आपको प्रोवाइड की जा रही है इंडियन लॉजिक के लिए। और ये क्लास जो है आपको 7 अक्टूबर 2022 को मिलेगी। टाइमिंग है 11 AM। तो आप इस टाइमिंग पे जो है इस नॉन स्टॉप क्लास को जो है अटेंड कर सकते हैं, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके यूजीसी नेट एग्जाम में। इसके साथ ही साथ अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। इस कॉन्टैक्ट नंबर का आप इस्तेमाल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये क्लास जो है आपको सिद्धार्थ सर के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों में से मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, किस कारण से। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या मृदा निर्माण से, दूसरा मृदा अपर्दन की रोकथाम से, तीसरा है अपशिष्ट का पुनःचक्रण से, चौथा है शास्य परागण से। अब सही कूट का चयन करने के बाद इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मैं अच्छे लेवल का लेकर आया हूँ। कमेंट करके आप सभी ने बोला था मुझसे कि सर आप थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल और अच्छा रखिए, तो मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आप कमेंट करके वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला भी जरूरी है। देखिए जैव विविधता का मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, उसमें मृदा निर्माण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि उस स्पॉट पे या वो जो जैव विविधता वाला क्षेत्र है वहाँ पर तमाम तरह के अलग अलग वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलती हैं,
अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं, वही आपकी बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो उसके लिए मृदा निर्माण का भी बहुत होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ मृदा अपरदन का रोकथाम, यानी उस क्षेत्र से अगर मृदा अपरदन हो रहा है तो वहां की मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम होगी, जिससे आपको बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलेगी। यानी कि वहां की वनस्पतियों को जब नीचे से पोषक तत्व मिट्टी से नहीं मिलेंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। अपशिष्ट का पुनःचक्रण, जो अपशिष्ट या वेस्ट निकलता है उनका पुनःचक्रण करना चाहिए, वो भी जरूरी है। शास्य परागण, यानी परागण का मतलब पॉलिनेशन। देखिए बिना पॉलिनेशन या परागण के फूल से फल नहीं बनेगा, ये आप सभी को पता है। तो ये चारों का होना जरूरी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दो वाक्य यानी कि अभिकथन ए वत युक्ति आर दिए गए हैं। इन दोनों वाक्यों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। यानी कि अभिकथन और ये युक्ति वाला क्वेश्चन आपका है। देखिए अभिकथन और यहाँ पर कारण भी कई बार लिख देता है, तर्क भी लिख देता है, बात वही है। कारण हो, तर्क हो, युक्ति हो, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक जैसा होता है। अब देखिए अभिकथन में बोला जा रहा है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए आवश्यक होता है। फिर उसके बाद से युक्ति दी गई है कि पर्यावरण की दृष्टि से उचित नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती अथवा प्राकृतिक साधनों का क्षरण नहीं होता है। अब यहाँ पर इन चार विकल्पों में से आपको अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है कि इन अभिकथन और युक्ति में से कौन सा, यानी कि ए और आर दोनों से ये आर ए की व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार से जो है आपका ए बी सी डी विकल्प दिया गया है, इसी में से राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, सॉरी यहाँ पर बी हो गया, ये आर आपका होगा क्योंकि यहाँ पर बी नाम से कोई चीज़ नहीं है, टाइप में मिस्टेक हो गया। लेकिन ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की जो है व्याख्या नहीं करता है। ये देखिए सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, बैलेंस तरीके से अगर डेवलपमेंट किया जा रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है मानव समाज के लिए, ये कल्याणकारी भी होता है और आवश्यक भी है। इसके साथ ही साथ पर्यावरण की दृष्टि से उचित नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है अथवा प्राकृतिक साधनों का क्षरण नहीं होता। देखिए पर्यावरण की दृष्टि से अगर उचित नीति या प्लानिंग करके जो है आप कोई डेवलपमेंट का काम करते हैं तो उस तरीके से पर्यावरण क्षति बहुत कम पहुंचती है, और इसीलिए जो है प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कह लीजिए, उनका क्षरण भी बहुत कम होता है। इसलिए अभिकथन और युक्ति दोनों सही है, लेकिन युक्ति जो है यानी कि आर ए को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और यह बताने का प्रयास करना है कि इन सभी कथनों में से कौन से कथन सही है पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में। नीचे 4 विकल्प भी आपको मिल जाएंगे, इन्हीं 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिएगा। यहां से प्रश्न देखने को संभवतः आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करता हूं जिस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जैवीय एवं अजैवीय दोनों ही प्रकार के घटकों को समाविष्ट करती है, तो ये बात आपका सही है। जैवीय का मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे ये सारा आ जाएंगे, अजैवी में आपका मिट्टी आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, जल आ जाएगा, ये अजैविक तत्व हैं। जैविक और अजैविक तत्व के बारे में आप सभी को पता है। तो इन दोनों के मतलब इन दोनों के मिश्रण से यानी दोनों के समायोजन से कह लीजिए जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। उसके बाद से दूसरा बताया गया कि सौर विकिरण पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन की प्रमुख शक्ति है, यानी कि सूर्य से निकलने वाली जो विकिरण है या प्रकाश है वो पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन के लिए एक प्रमुख शक्ति होती है। सूर्य का प्रकाश अगर नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, पौधे अगर भोजन नहीं बनाएंगे तो जो जीव जंतु हैं उसको कैसे खाएंगे। देखिए जो आपका आहार श्रृंखला चलता है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो सूर्य का प्रकाश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को पता है। अगर सूरज नहीं निकलता है खासतौर से ठंडी के मौसम में तो आपको
पता है कि कैसे टेम्परेचर लो होने लगता है और काफ़ी ज़्यादा जीवन जो है कठिन हो सकता है। जैसे कि आप नॉर्थ पोल में चले जाइए, वहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद से साउथ पोल में अंटार्कटिका पे आ जाइए, चाहे अलास्का में, वहाँ पर बर्फ ही जमी रहती है, जिससे जीवन वहाँ का बहुत ही कठिन है। तो सूर्य का प्रकाश बहुत ही जरूरी है पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन के लिए, इसलिए पहला और दूसरा हमारा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। और उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है ये आपको बताने का प्रयास करना। और नीचे एक कूट दिया गया है, यानी कि इन चारों विकल्पों में से ही आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने से इन सभी जो कथन दिए गए इनमें से क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताने का प्रयास करना है। बाकी नीचे जो कूट दिया गया है उसी में से आपको राइट आंसर बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा और इसके साथ ही साथ चौथा आपका राइट हो जाएगा, यानी भूमि उपयोग में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है प्राकृतिक आपदाओं अगर घटित होती है तो। इसके साथ ही साथ जल निकास और निर्माण को भी ये जो प्रभावित करती है, और जलवायु परिवर्तन भी आपको देखने को मिलती है अगर नेचुरल डिजास्टर आता है तो। जैसे सुनामी ही आ गई, आप मान लीजिए जो तटवर्ती क्षेत्र हैं समुद्र के, तो वहां पर भी जो लैंड होंगे आसपास के वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगे, यानी भूमि उपयोग में परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। अब पहले कैसे इस्तेमाल होता था, अब उसके बाद कैसे इस्तेमाल होगा। जल निकास और निर्माण का भी जो है यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। उसके साथ ही साथ आपका जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्या जो कि वर्तमान समय में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्लाइमेट चेंज, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने से इन तीनों पर जो है आपका प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, तो अभिकथन को हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर धूम कोहरे यानी कि स्मोग की घटनाएं जो है घटित होती हैं। और तर्क में बताया गया है कि जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने के प्रयोजन से या स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में जैव संहिता यानी बायोमास को जलाते हैं। अब नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर नहीं है। अब देखिए अभिकथन में क्या बताया गया था कि शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर धूम कोहरे यानी स्मॉग की घटनाएं घटित होती हैं। दिल्ली इसका एग्जाम्पल है बेहतरीन। अभी ठंडी आने को है तो आपको देखना है क्या होता है कि शहरी क्षेत्रों में जो कोहरा होता है उसके कारण जो है नीचे से जो गैसेज निकलती हैं, चाहे गाड़ियों के हों, मोटर कार के हों या फैक्ट्रियों के हों, वो बाहर नहीं निकल पाता, जिसके वजह से वहाँ पर स्मॉग पूरी तरीके से इकट्ठा हो जाता है और एक अलग स्थिति वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर ये धूम या स्मोक की घटनाएं कैसे घटित होती हैं। और देखिए तर्क बताया गया कि जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने के प्रयोजन से या स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में जैव संहिता यानी बायोमास का इस्तेमाल करते हैं। बायोमास में जैसे आप मान लीजिए जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जिसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, चाहे डीजल है, इस तरीके से चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं और इनको जलाने के बाद अपशिष्ट के फलस्वरूप कई सारी गैसें निकलती हैं जो कि बाहर नहीं निकल पाती, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, धूम या कोहरे की वजह से। तो तर्क भी अपनी जगह सही है और अभिकथन भी, लेकिन तर्क जो है अभिकथन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, इसके वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। अगर एक्सप्लेन नहीं करता तो आपका यहाँ पर जैसे कि आपका ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, उस विकल्प को आपको चुनना होता, लेकिन यहाँ पर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, ये भी अभिकथन और तर्क वाला है। इसमें बोला जा रहा है कि सतत विकास मानव समाज कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। तर्क दिया गया पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है अथवा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं करती है। देखिए ये क्वेश्चन लग रहा है रीटाइप हो गया, इस क्वेश्चन को मैंने ऊपर अभी आपको कराया था। सही कूट का चयन करके आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में
बताने का प्रयास करना है। तो उम्मीद है कि मैंने अभी इस क्वेश्चन को ऊपर कराया था, तो आप सभी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए टाइप करना होता है क्वेश्चन, तो उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसा तो कभी होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर रीटाइप हो गया, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको खुद से अटेम्प्ट करके इसका राइट आंसर बता दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने अभी ऊपर आपको कराया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क वाला है। अभिकथन में दिया गया कि हमारे मृदा संसाधनों का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तर्क क्या बताया जा रहा है कि मृदा कई सूक्ष्म जीवों का वास है और इसमें खनिज है। सही कूट का चयन करना है, यानी कि इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए अभिकथन और कारण से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं अलग अलग यूनिट से, तो ये एक मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आपको हर यूनिट से 1 या 2 देखने को मिल ही जाएगा, तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादातर आपको करा रहा हूं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप जरूर बताएं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही तरीके से व्याख्या नहीं करता। कैसे, अब मैं इसे आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पर अभिकथन में बोला गया था कि हमारे मृदा संसाधनों का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए मृदा संरक्षण या जो मृदा संसाधन है उनका संरक्षण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मृदा भी एक संसाधन है जिसमें हम अपनी फसलें उगाते हैं और जो हमारी नीड है मूलभूत पहले भोजन की, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो मृदा संसाधनों का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये आप सभी समझ रहे हैं। तर्क में बताया गया कि मृदा कई सूक्ष्म जीवों का वास होता है, यानी माइक्रो जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जो मिट्टी के अंदर होते हैं, और कहीं न कहीं ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करते हैं, और इसमें बहुत सारे खनिज होते हैं। तो तर्क और अभिकथन तो अपनी जगह सही है, लेकिन तर्क पूरी तरीके से अभिकथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर बी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का स्रोत हो सकता है, क्या हो सकता है। आपको यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए, इसमें से बताना है, और सही कूट के चयन के द्वारा जो है इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये भी क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों आपका हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के जो स्रोत हैं वो एक तो धूम्र निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा जो होते हैं, जो लकड़ियों को हम जलाकर चूल्हे पे, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खाना बनाते हैं, ऐसा नहीं कि सभी जगह गैस अवेलेबल हो गया है, और लकड़ी का जो चूल्हा होता है वो भी है, और मिट्टी तेल वाले हीटर, मिट्टी के तेल से जो हम जलाते हैं उस पर फिर खाना बनाते हैं, ये सभी नाइट्रोजन ऑक्साइड के एक प्रमुख स्रोत हैं। यानी इनको जलाने से, मिट्टी के तेल को जलाने से, लकड़ी को जलाने से, उसके साथ साथ धूम्र निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा जो होता है, इनसे जो है ग्रामीण घरों के द्वारा नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है निकलता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा दिया गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये भी अभिकथन और तर्क वाला है। अभिकथन ए में दिया गया कि जनसंख्या नियंत्रण के उपायों से अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय ह्रास को रोकने में मदद नहीं मिलती है। तर्क दिया जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय ह्रास के बीच का संबंध जटिल है। अब इसमें आगे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है सही उत्तर का आपको चयन करना है, यानी कि इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका अतिरिक्त उपयोग होता है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या की नीड को पूरा करना ये अपने आप में चुनौती है किसी भी देश के लिए, चाहे भारत हो, चीन हो, या फिर अन्य कोई भी देश है जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कैसे, मैं इसको थोड़ा सा समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। अभिकथन ए में दिया गया कि जनसंख्या नियंत्रण के उपायों से अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय ह्रास को रोकने में मदद नहीं मिली है। अब देखिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए तमाम तरह की योजनाएं और तमाम तरह के जो है छोटा परिवार, सुखी परिवार, और कई सारी सरकारों के द्वारा चलाया जाता है ताकि जनसंख्या को नियंत्रण में रख सके, लेकिन इसका कोई भी फायदा आपको ग्राउंड लेवल पे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरणीय ह्रास निरंतर होता जा रहा है।
तो जनसंख्या जितना बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन का उपभोग होगा, जंगलों की कटाई होगी। इस तरीके से क्या होगा, आपका पर्यावरण ह्रास निरंतर बढ़ता रहेगा। तो ये तो सही है आपका। तर्क में बोला गया कि जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय ह्रास के बीच का संबंध जटिल होता है। तो ये भी अपने आप में सही है कि जनसंख्या वृद्धि जो है और पर्यावरणीय ह्रास के बीच जो संबंध है वो जटिल होता है। अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो पर्यावरण का ह्रास निश्चित होगा, क्योंकि हमारी जो नीड है वो प्रकृति से पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। हम उन्हीं से अपना जितना भी नीड है, चाहे फ्यूल का हो गया, चाहे लकड़ी हो गया, चाहे क्रॉप हो गया, ये सारा कुछ हम उन्हीं से लेते हैं, क्योंकि हम एक प्राकृतिक प्राणी है। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई सर्किट खा लेंगे या बिजली को पकड़ लेंगे तो हमारा एनर्जी फुलफिल हो जाएगा। हमको भोजन चाहिए, भोजन के लिए हमें फसलें उगानी होंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और बहुत ज़्यादा आबादी होगी तो हमें ज़्यादा लैंड चाहिए उपजाऊ, जिस पे हम खेती कर सके, उसके लिए जंगलों की कटाई होगी। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो तर्क अभिकथन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है, जिसकी वजह से ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने उसे आपको कवर करा दिया। मैंने इतने क्वेश्चन टाइप किए थे और उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा और सभी का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दिया होगा। मैंने प्रयास किया कि क्वेश्चन का लेवल अच्छे लेवल का हो और वैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊं। और जैसे कि मैंने वादा आपसे किया था कि रेगुलर मैं एक क्लास आपको दूंगा, या संभवतः जो भी हो जाए मैं आपको क्लास देने का प्रयास करूंगा कंटिन्यू, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। और क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। किसी और यूनिट से अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एग्जाम रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही कंटिन्यूअस वर्क करते रहें। और इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में ये जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको प्रॉपर वे में मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।